Welcome learners, welcome to our YouTube चैनल संभव यस वी कैन। संभव यस वी कैन ये हमारा वो चैनल है जो वेरियस एग्जामिनेशंस, खासतौर पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, NTA UGC नेट, UPSC, इन सारे इन आयोगों के द्वारा जो वेरियस एग्जामिनेशंस आते रहते हैं, उन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए ये हमारा चैनल है, जिसमें आजकल हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। और आज हमारा जो डिस्कशन होगा इंक्लूसिव ग्रोथ बाय हेमेंद्र मिश्रा। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं DC यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और DPC यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं SBM स्वच्छ भारत मिशन, NBA निर्मल भारत अभियान और TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन में। भारत सरकार की इन तीनों महत्वपूर्ण स्वच्छता परियोजनाओं में मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में काफ़ी लंबा कार्य किया हुआ है और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करता रहा हूँ। आज हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो ये होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास अर्थात सबका विकास। जो समाज के हाशिए के वर्ग हैं, जो सीमांत समूह हैं, विकास की प्रक्रिया में, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में इन सभी को शामिल करते हुए चलना हमारे समावेशी विकास का लक्ष्य होता है। तो समावेशी विकास के बारे में देखते हैं हम लोग। Inclusive growth means economic growth that creates employment opportunities and help in reducing poverty. समावेशी विकास का अर्थ है आर्थिक विकास जो रोजगार के अवसर प्रदान करे और गरीबी को कम करने में मदद करे, यानी गरीब वर्ग, हाशिए के वर्गों को कम करने में मदद करे। It means having access to essential services in health and education by poor, including the providing क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्पावरिंग पीपल थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है। इसका अर्थ है गरीबों को स्वास्थ्य और शिक्षा में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, इसमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा और विशेष रूप से कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना शामिल होता है। इट ऑल्सो इनकम्पसेस अ ग्रोथ प्रोसेस दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ग्रोथ एम्स फॉर द गुड गवर्नेंस एंड हेल्प इन क्रिएशन ऑफ अ जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी। यह विकास की एक प्रक्रिया को शामिल करता है जो पर्यावरण के अनुकूल विकास करता है। इसका उद्देश्य सुशासन है और साथ ही साथ एक लिंग संवेदनशील समाज के निर्माण में भी मदद करता है। समावेशी विकास के संदर्भ में सामान्य रूप से चर्चाओं में हम गरीब वर्गों और सीमांत वर्गों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो समाज में सबसे बड़ा एक विभाजन पाया जाता है, स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन, इस विभाजन को भी कम करना जो है इस हमारे समावेशी विकास का लक्ष्य होता है। एज पर OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी। OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार समावेशी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है जो उचित रूप से पूरे समाज में उचित रूप से वितरित किया जाता है और सभी के लिए अवसर प्रदान करता है। किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है? समावेशी विकास की हमारी क्या बाधाएं हैं क्या क्या कमियां हैं कि हमें एक तरफ तो विकास देखने को मिलता है लेकिन समावेशन देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारी तकनीकी क्रांति है, जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति 4 कहते हैं, यानी IT सेवाओं तक पहुंच, यह किस प्रकार से समावेशी विकास में योगदान करती है, यह हम लोग आज की अपनी क्लास में देखेंगे। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? सबसे मोस्ट पहला और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है हमारा स्किल डेवलपमेंट, यानी कि क्षमताओं का विकास। जब क्षमताओं का विकास होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये समावेशन की दिशा में, इंक्लूजन की दिशा में काफ़ी एक लंबी छलांग होती है। हैरेसिंग एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड विल डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, देयर हेल्थ, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल्स। स्किल डेवलपमेंट्स प्ले अ की रोल हेयर।
तो जो आपका जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, जो जनांख्यिकी डिवाइड होता है, वो कार्य करने वाले लोगों की पॉपुलेशन होती है, ये समावेशी विकास में बहुत महत्व करती है या विकास की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। और स्किल डेवलपमेंट यानी कि क्षमताओं का विकास, क्षमता किसकी क्षमता, कार्य करने वाले लोगों की क्षमताओं का विकास जो है ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा करता है। इंडिया, भारत के बारे में बात की जाए तो ये 2 स्तरों पर, स्किल डेवलपमेंट के बारे में 2 स्तरों पर समस्याओं का सामना कर रहा है। पहला, देयर इज अ पंक्चुअलिटी ऑफ हाई ट्रेन्ड वर्कफोर्स। पहली समस्या क्या है कि यहाँ पर उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। एंड सेकंड, देयर इज अ नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कन्वेंशनली ट्रेन्ड यूथ्स। परंपरागत रूप से प्रशिक्षित युवाओं में गैर रोजगार है। यानी ये 2 चीज़ें प्रदर्शित करती हैं, शो करती हैं कि भारत की में जो प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है, वर्तमान में भारत में प्रशिक्षण प्रदान करने की क्या व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो कि एक अनएजुकेटेड पर्सन को, एक अनएजुकेटेड चाइल्ड को एक एजुकेटेड चाइल्ड बनाती है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जिस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिस प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान कर रही है, इस ट्रेनिंग का उपयोग जो है हमारे उद्योग नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ से तेजी से विकास करते हुए उद्योग श्रम शक्ति की मांग भी कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर ली जाए तो भारत में शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान में प्रचलित है, इसे आप मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं। वास्तव में ये जो मैकाले शिक्षा पद्धति स्थापित हुई थी हिंदुस्तान में, ये क्लर्क्स को यानी सरकारी कामकाज करने हेतु प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करने के लिए यह इस शिक्षा पद्धति का निर्माण किया गया था, जिससे कि ब्रिटिशर्स को स्थानीय स्तर पर कामकाज को चलाने के लिए क्लर्क्स की सुविधा उपलब्ध हो सके। और वर्तमान में यही व्यवस्था हमारी चल रही है, जिससे कि एक तरफ तो हमारे पास पढ़े लिखे बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या है जो कि सरकारी नौकरी की मांग करते रहते हैं, और दूसरी तरफ उद्योगों को श्रम शक्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017, ओवर 30% ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया आर नीट। इट मीन्स नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत में 30% से अधिक युवा नीट यानी शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं है। सिमिलरली, यूनिसेफ 2019 रिपोर्ट स्टेट्स दैट at least 47% of Indian youth are not on the track to have education and skills necessary for the employment in 2030. इसी तरह यूनिसेफ की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 47% भारत युवा 2030 में रोजगार के लिए आवश्यक शिक्षा और कौशल प्राप्त करने की राह पर नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए, ऐसा कतई नहीं कहा गया है कि वो शिक्षा या कौशल नहीं प्राप्त कर रहे होंगे। यहाँ पर मुख्य बात क्या आ रही है कि वो उस दिशा में रोजगार या कौशल नहीं प्राप्त कर रहे होंगे जिस दिशा के उद्योगों को आपके आवश्यकता होगी। अब हमारा जो इंक्लूजन होता है, जो समावेशन की प्रक्रिया होती है, इसको आप एक केवल साधारण समावेशन के रूप में नहीं दे सकते हैं। इसके बहुत सारे रूप होते हैं, इसके बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। Financial inclusion is the process of ensuring access to the financial services to the vulnerable groups at affordable cost. वित्तीय समावेशन वहनी लागत पर कमजोर समूहों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। टेक्निकल लैंग्वेज में नोट्स में ये आपके लिखा हुआ है, लेकिन सीधी सादी भाषा में ये समझो, समाज के सभी वर्गों में न्यूनतम से न्यूनतम वर्ग यदि बैंकों तक यदि बैंकिंग की सेवाएं
सभी वर्गों तक पहुंचे। बैंकिंग सेवाएं, देखो ये बैंकिंग सेवाएं जब सभी वर्गों तक पहुंचती हैं तो क्या होता है, ये दो तरह से अपना रोल प्ले करती हैं। पहला तो ये कि सभी अपनी बचतें और लाभ जो है ये बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सकते हैं। इससे बैंकिंग सेवाओं में अतिरिक्त बचत का सृजन होता है, जिससे साख सृजन की प्रक्रिया के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस मैंने समझाई थी, जिससे साख सृजन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है और साख सृजन की प्रक्रिया से देश में निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो ये अब बात यह है कि सभी व्यक्तियों की बैंकिंग शाखाओं तक पहुंच रहे। अब हमारे जो एकदम सीमांत समूह हैं, यदि उन सीमांत समूहों को इन बैंकिंग लागतों का भुगतान करना पड़ेगा तो संभवतः वह इन सेवाओं का लाभ नहीं उठाएंगे। इसीलिए जो जनधन खाता योजना, जिसमें आपके खाते की, इसके पहले आप जानते थे कि खाते में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, उसके पहले नहीं रहने पर वेरियस चार्जेस कटते थे, तो इन सारी सुविधाओं से मुक्त जनधन खाते की बात की गई और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया, जिससे कि हमारा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती रह सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एज इट लेड्स टू द कल्चर ऑफ सेविंग विच इनिशिएट्स अ वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है, क्योंकि यह एक बचत की संस्कृति की ओर ले जाता है जो आर्थिक विकास के एक अच्छे चक्र की शुरुआत करता है। बचत बढ़ती है, बचत बढ़ने के साथ साथ निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से पूंजी बढ़ती है और पूंजी के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ती है और इस उत्पादकता के बढ़ने से पुनः आय बढ़ती है और आय के बढ़ने से पुनः बचत बढ़ जाती है। तो एक प्रकार का एक ऐसा अच्छा चक्र बनने लग जाता है जो कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। सेकंड मोस्ट थिंग जो कि इंक्लूजन के बारे में है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी तकनीकी उन्नति का सभी तक पहुंचना। आज से ज़्यादा नहीं, केवल 15 वर्षों पहले तक की बात हम लोग कर लें तो सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारण हो पाना या किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4, जिसे कि आप टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसने कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को बहुत तेज किया है, इसने काफ़ी कुछ इंक्लूजन, यानी कि अब ये सुविधाएं, याद कर लें कि शुरू में जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे या इंटरनेट सर्विसेज आई थी तो फिर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट और उसके बाद सामान्य लोगों के लिए हुई, और वर्तमान में जो है ये सुविधाएं समाज के सभी वर्गों को, यानी कि इसने लगभग हर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4, तकनीकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति 4 या जिसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना क्रांति कहते हैं, इसने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है और उनके विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एन एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4. These technological advancements have capacities to both decrease or increase in the inequality depending on the way these are being used. विश्व औद्योगिक क्रांति 4 की युग की ओर बढ़ रहा है। इस तकनीकी प्रगति में असमानता को कम करने या बढ़ाने दोनों की क्षमता है, जिस तरह से इसका उपयोग किया गया है। Several initiatives has been taken by the government, that is Digital India Mission, so that a digitally literate population can leverage टेक्नोलॉजी फॉर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सरकार द्वारा कई पहले की गई हैं, उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया मिशन, ताकि डिजिटल रूप से साक्षर आबादी
अनंत संभावनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सके। तो अब इस जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, औद्योगिक क्रांति 4 है, इसका विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर हम ले रहे हैं कि एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन मेकिंग एन एग्रो वैल्यू चेन फ्रॉम द फार्मर्स टू कंज्यूमर एंड मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। और आधुनिक तकनीक से किसान उपभोक्ता तक कृषि मूल्य श्रृंखला को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकती है। यानी कि वर्तमान में हमारे जो कृषक हैं, कृषकों के पास क्या माध्यम है। कृषक जो हैं ये मंडी में गए और मंडी में जो हमारे आढ़तिये बैठे हुए हैं, आढ़तियों द्वारा निर्धारित दरों पर ही इन्हें अपने कृषि पदार्थों की बिक्री करनी है। लेकिन औद्योगिक क्रांति की मदद से अब कृषकों को अपनी उपज का विभिन्न बाजारों में मूल्य ज्ञात हो सकता है। जिससे वह इस मंडी की बजाय किसी दूसरी मंडी में जाकर के या औद्योगिक क्रांति की मदद से ऐसे पोर्टल्स का भी निर्माण किया जा रहा है जिससे कि किसान जो कंज्यूमर है उन तक सीधे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। इस समय इन बिंदुओं पर काफ़ी चर्चा भी चल रही है। जो 3 हमारे कृषि कानूनों की चर्चा है वो इसी से संबंधित है। यानी कि अब एग्रीकल्चर को एरिया बाउंड न करके पूरे नेशनल लेवल तक सेल करने के लिए एग्रीकल्चरल्स के पास सुविधाएं रहेंगी। तो इस क्षेत्र में तकनीकी क्रांति महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस, procuring raw materials, land and linkage with the user market. GST was made possible only with the help of sound technology. प्रौद्योगिकी जो है वित्त की समस्याओं को हल कर सकती है, कच्चे माल की खरीद, भूमि के उपयोग और बाजार के साथ जुड़ाव को तय कर सकती है। यानी कि जो हमारे संसाधन हैं, इन संसाधनों के ऑप्टिमम यूज़ के लिए जो है वेरियस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप इन सारी चीज़ों को मैनुअली मॉनिटर करने की बजाय तकनीकी रूप से मॉनिटर कर सकते हैं। और जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी ने क्या किया कि प्रथम उत्पादक से लेकर के अंतिम उपभोक्ता इन सभी स्तरों का जीएसटी में मूल्यांकन होता है। और यदि इतनी साउंड टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी न होती तो जीएसटी भी संभवतः संभव नहीं हो पाता। एजुकेशन के क्षेत्र की बात की जाए तो इन्वॉल्विंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैन क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ एडेप्टिव एंड peer learnings, increasing access to trainers and mentors, providing useful data in real time. अभिनव डिजिटल प्रौद्योगिकी अनुकूलन सहकर्मियों को सीखने के नए रूपों के निर्माण कर सकते हैं, प्रशिक्षकों और आकाओं तक पहुंच बढ़ा सकते हैं तथा वास्तविक समय में उपयोगी डाटा प्रदान कर सकते हैं। तो इस कोविड-19 के पीरियड में भी हमने देखा कि अगर इतनी साउंड टेक्नोलॉजी न होती, यानी कि इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ न होती, तो आई थिंक कि बहुत सारे संस्थान या बहुत सारे बच्चों की पढ़ाइयाँ भी, अब हमारी जो भी ये क्लास चल रही है ये खुद एक साउंड टेक्नोलॉजी का, यानी कि एजुकेशन का, जो कि इसके पहले मैं एक लिमिटेड छात्रों को दे पाता था, अब समाज के सभी वर्गों के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो रही है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति के ये फ़ायदे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में बात की जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जाए तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म द डिलीवरी ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एक्सटेंडेड केयर थ्रू रिमोट हेल्थ सर्विसेज। प्रौद्योगिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को बदल सकती है, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से देखभाल का विस्तार कर सकती है। खास तौर पे जो हमारा सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम है, जिसने अभी तक इस प्रौद्योगिकी को उस स्तर तक नहीं अपनाया है कि विशेषज्ञ डॉक्टर क्या करें, विशेषज्ञ डॉक्टर्स केंद्र पर ही रहें और केंद्र से ही सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से
रिमोट दूरस्थ इलाकों में, पिछड़े इलाकों में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो हेल्थ के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का ये योगदान हो सकता है। गवर्नेंस की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी कट डाउन डिलेज, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। भारत में सार्वजनिक सेवा में वितरण में देरी, भ्रष्टाचार और अक्षमता को कम कर सकती है। भारत के बारे में ही बात की जाए तो भारत ने एक समय ऐसा भी देखा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि केंद्र से जो 100 पैसा यानी कि 1 रुपया चलता है उसमें से 15 पैसा ही वास्तविक रूप से लाभार्थी को पहुंचता है। लेकिन वर्तमान में इस टेक्नोलॉजी की मदद से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा यानी कि कंप्लीट सब्सिडी जो है सीधे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें कि आप सरकार के कार्यों का मॉनिटर, यानी कि हमने ये देखा कि इस बार की हमारे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट भी डिजिटली ही प्रेजेंट किया है। एक और उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। एक उदाहरण है प्रिया सॉफ्ट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये जो वित्त आयोगों की धनराशि ग्राम निधि में यानी कि ग्राम पंचायतों में आती थी, उन ग्राम पंचायतों की धनराशि का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। लेकिन आज की तारीख में प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपए की जानकारी जनता को डोमेन पर उपलब्ध है, यानी जनता जब चाहे उस सूचना को निकाल सकती है और उसके संदर्भ में प्रश्न कर सकती है। तो जो सरकारी खर्च है, जो सरकारी सामाजिक कार्यों पर होने वाला खर्च है, इन सामाजिक कार्यों पर जनता के नियंत्रण या मॉनिटरिंग के साथ ही साथ नीचे से ऊपर तक सूचनाओं के तत्काल प्रवाह ने गवर्नेंस के क्षेत्र में इस आईटी या का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हाउएवर करंटली इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग स्लो डाउन ड्यू टू बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से है। हालांकि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रीय और संरचनात्मक दोनों चुनौतियों से गुजर रही है। ये चक्रीय चुनौतियाँ क्या है, संरचनात्मक चुनौतियाँ क्या है, ये विकास के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तब हमने इस बारे में बात की थी। However, the target of becoming a 5 trillion economy by 2025 can allow India to reduce inequality, increase social expenditure and provide employment to all। हालांकि 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का भारत में असमानता को कम करने, सामाजिक व्यय को बढ़ाने और सभी को रोजगार प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। तो विकास में भी इस आईटी के क्षेत्र के बिना विकास नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं हम बात सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के संदर्भ में। तो इट मीन्स द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन लाइक SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। यहाँ पर समावेशी विकास का अर्थ है SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर जैसे आबादी के जो हमारे हाशिए पर सीमांत समूह हैं, इन समूहों का सशक्तिकरण करना। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं के संदर्भ में हमारी क्लास जो है अलग से होगी, जिसमें योजनाओं की लिस्ट और एक योजना क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। Empowerment can be done by improving institutions of social structure, that is hospitals, especially primary care in rural areas, schools, universities, etc. सशक्तिकरण सामाजिक संरचना की संस्थाओं अर्थात अस्पताल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल, स्कूलों, विश्वविद्यालयों आदि में सुधार करके किया जा सकता है। सामाजिक संरचनाओं में निवेश न केवल विकास को बढ़ावा देगा राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा, बल्कि भविष्य के काम को संभालने के लिए एक स्वस्थ और सक्षम पीढ़ी का भी निर्माण कराएगा। तो ये तो हो गया हमारा समावेशी विकास क्या है। अब देख लेते हैं कि समावेशी विकास को प्राप्त करने में बाधाएं क्या क्या हैं। चैलेंजेस इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सबसे पहली बाधा तो हमारी सीधी सी बात है पॉवर्टी या गरीबी है। गरीबी क्या करती है कि जो समाज के सबसे निचले के समूह हैं या
गरीब वर्ग हैं, इन वर्गों को आर्थिक विकासों का लाभ नहीं लेने देती है। एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2018, इंडिया लिफ्टेड 271 million people between 2005-6 and 2015-16, with the poorest region group and children reducing poverty fastest. India demonstrates the clearest pro-poor pattern in sub-national level. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये जो है एक इंडेक्स है जिसमें 3 मुख्य क्षेत्र हैं और 3 मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत 10 उप क्षेत्र रखे गए हैं, जिसके बारे में हमारी अलग से चर्चा होगी। इस पॉवर्टी इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत में 2005-6 से 2015-16 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से यानी कि गरीबी से ऊपर उठाया। इसमें सबसे गरीब क्षेत्रों, समूहों और बच्चों के साथ सबसे तेजी से गरीबी कम की है। भारत उपराष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट रूप से गरीबी कम करने के पैटर्न का प्रदर्शन करता है। स्टिल डिस्पाइट अ मैसिव गेन, 373 million Indians continue to experience acute deprivation. Additionally, 8.8% of the population lives in the severe multidimensional poverty and 19.3% of the population are vulnerable multidimensional poverty. फिर भी बड़े पैमाने पर इस होने वाले लाभ के बावजूद 373 मिलियन भारतीय तीव्र अभावों का अनुभव करते रहते हैं। 8.8% जनसंख्या गंभीर बहुआयामी गरीबी रहती है और जबकि 19.3% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की चपेट में है। दूसरी जो इंक्लूसिव समावेशन के संदर्भ में हमारी महत्वपूर्ण समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से ईच एंड एवरी चैप्टर पर, हर बिंदु पर हमारी अलग से क्लासेस भी होंगी, इनको हम डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। एज पर पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLSF of NSSO, the employment rate among the urban workforce was 7.8%, while the unemployment rate for rural workforce was 5.3%. The total employment rate was rate at 6.1%. NSSO के आवधिक श्रम सर्वेक्षण बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी कार्यबल में बेरोजगारी दर 7.8% थी, जबकि ग्रामीण कार्यबल में बेरोजगारी दर 5.3% थी और कुल बेरोजगारी दर 6.1% थी। यहाँ पर बेरोजगारी दर के साथ ही साथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर लो ड्यू टू लिटरेसी एंड ड्यू टू ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। निरक्षरता और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत में रोजगार की गुणवत्ता और मात्रा कम है। The quality of unemployment is a problem of more than 80% of the people work in the informal sector without any social security. रोजगार में गुणवत्ता एक समस्या है क्योंकि 80% से अधिक लोग बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो इन अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को रोजगार तो प्राप्त हो रहा है लेकिन सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। तो लो जॉब ग्रोथ इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन कारकों के कारण नौकरी में कम वृद्धि होती है। पहला कारण है लो इन्वेस्टमेंट, कम निवेश। दूसरा कारण है लो कैपिटल यूटिलाइजेशन इन द इंडस्ट्री, उद्योगों में कम पूंजी का उपयोग। एंड थर्ड इज लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कृषि में कम विकास। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस यानी कृषि में होने वाला पिछड़ापन भी हमारे समावेशी विकास के में काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। Around 44% of the population in India having agricultural related employment, but its contribution to Indian GDP is only 16.5%, which lead to a widespread poverty. भारत में लगभग 44% लोगों के पास कृषि से संबंधित रोजगार है, लेकिन सकल भारतीय घरेलू उत्पादन में इसका योगदान केवल 16.5% है, जो कि व्यापक गरीबी का कारण बनता है। इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं, फर्स्ट है हमारा डिक्लाइनिंग पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में कमी। सेकंड, अ स्लो रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के हिस्से में धीमी कमी। थर्ड, लो लेबर प्रोडक्टिविटी, कम श्रम उत्पादकता। फोर्थ, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल यील्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और पानी की उपलब्धता के कारण कृषि उपज में गिरावट। और पांचवा कारण है डिस्पैरिटीज ऑफ ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स एंड क्रॉप्स।
फसलों और क्षेत्रों में की वृद्धि में होने वाली असमानता, ये हमारा इंक्लूजन या समावेशन में होने लगती है। अब सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। सोशल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द की कंसर्न फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ बट इट इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। समावेशी विकास के लिए सामाजिक विकास प्रमुख चिंताओं में से एक है, क्योंकि सामाजिक विकास होगा, समाज के सभी वर्गों का विकास होगा, तभी हम समावेशन या इंक्लूजन की बात कर सकते हैं। लेकिन इसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या, सिग्निफिकेंट रीजनल सोशल एंड जेंडर डिस्पैरिटीज, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सामाजिक और लैंगिक असमानताएं। क्षेत्रीय असमानताएं क्या है? पूर्व का पश्चिम से, उत्तर का दक्षिण से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ाव नहीं महसूस करता है, और मुंबई में यूपी बिहार वालों को भैया जी कहा जाता है। यह एक ऐसी असमानता है जिसको कि दूर करना होगा। सामाजिक स्तर पर भी हमारा समाज जो वर्ग व्यवस्था में, जो जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, यह समावेशन को रोकता है, और लैंगिक स्तर पर भी हमें भेदभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। The second problem is low level and slow growth in public expenditure, particularly in health and education. विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक व्यय में निम्न स्तर की धीमी वृद्धि। तीसरा कारण है द पुअर क्वालिटी ऑफ डिलीवरी सिस्टम, खराब गुणवत्ता वितरण प्रणाली। यानी कि जो हमारी सरकार सेवाएं समावेशन के संदर्भ में या हमारे सीमांत समूहों के उन्नयन के संदर्भ में सेवाएं प्रस्तुत भी करने का प्रयास कर रही है, उनकी गुणवत्ता, उनके वितरण की गुणवत्ता, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। चौथा है सोशल इंडिकेटर्स आर मच लोअर फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड मुस्लिम्स। ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों के लिए सामाजिक संकेतक बहुत कम है। मेल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में कुपोषण भी पाया जाता है। इंडिया रैंक्स 102 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूख सूचकांक में भारत 102 में स्थान पर है। रीजनल डिस्पैरिटीज की बात कर दी जाए तो हमारी जो क्षेत्रीय समानताएं होती है, यानी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच में जो विभेद होता है, ये भी एक प्रकार से समावेशन नहीं होने देता है। कुछ क्षेत्रों का तीव्र विकास हो गया है, जबकि कुछ क्षेत्र हमें काफ़ी पिछड़े हुए देखने को मिलते हैं, और ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज या क्षेत्रीय समानताएं हैं, ये लगभग सभी क्षेत्रों में हमको, ये लगभग सभी प्रकार के विकास में, सभी प्रकार के मानकों में देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में द रीजनल डिस्पैरिटीज आर मेजर कंसर्न्स ऑफ इंडिया। फैक्टर्स लाइक कास्ट सिस्टम, gap between rich and poor etc. contributed to the regional disparities, which create a system where some specific group hold more privilege than others. क्षेत्रीय समानताएं भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। जाति व्यवस्था, अमीर और गरीब के बीच खाई आदि जैसे कारक क्षेत्रीय समानताओं में योगदान रखते हैं, जो एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां कुछ विशिष्ट समूह दूसरों पर अधिक विशेषाधिकार रखते हैं। सम ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटीज प्रॉब्लम्स आर फॉलोज। कुछ क्षेत्रीय समानताएं निम्न प्रकार की हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग साक्षरता की बात कर लें, इन टर्म ऑफ लिटरेसी रेट, केरला इज मोस्ट लिटरेट स्टेट इन 93.1% लिटरेसी। ऑन द अदर हैंड लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज ओनली 63.82। साक्षरता दर के मामले में केरल 93.1% साक्षरता वाला साक्षर राज्य है, वही बिहार में इसकी साक्षरता दर केवल 63.82% है। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, गोवा's per capita income is 4,67,998 in 2018, while per capita income in Bihar is just 1/10 of that, is 43,822। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बात की जाए तो गोवा में प्रति व्यक्ति आय 2018 में 4,67,998 रुपये है, जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय इसका सिर्फ 10वां हिस्सा यानी 43,822 रुपये है। तो ये तो हमारी प्रमुख समस्याएं हो गई, और सामाजिक समावेशन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं चर्चा करेंगे किस आधार पर हम इसको मापते हैं, इन आधारों की हम चर्चा करेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले लेसन में।
हैव अ गुड डे एवरीवन।